अभी देख लेंगे। चलो, कहां तक पढ़ा था हमने? अच्छा, हमने शुरुआत की थी आपके कौन से इतिहास को लेकर? अच्छा, अब ठीक है। चलो, तो हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी मारवाड़ का। मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, कुछ लिखा था, बताओ सही पहले। अच्छा, राठौड़ वंश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये लिखा था कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से ऐसे स्थान या क्षेत्र हैं जहां पर राठौड़ राजवंश हुआ है। तो उस क्रम में हमने लिखा था कि मारवाड़ यानी कि जोधपुर के अंदर, इसके अलावा बीकानेर के अंदर, और इसके अलावा आपके मेनली किशनगढ़। लेकिन इसके अलावा भी दो छोटे स्थान हमने और भी लिखे थे, एक मेड़ता और एक नागौर। मेनली तीन ही इंपॉर्टेंट है, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के राठौड़। ठीक है, तो वो तो हमने लिख लिया। अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि जो राठौड़ वंश है इसकी उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों ने क्या क्या बात की है। तो हेडिंग लगाइए आप, राठौड़ वंश की उत्पत्ति। जैसे आप सबको पता है कि हमने शुरुआत के अंदर पहले जब मेवाड़ शुरू किया था तो मेवाड़ के जो शासक हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में भी लिखा था, और आपको याद भी होगा वो। भाई, मेवाड़ के जो शासक हमने पढ़े थे और सबसे पहले उनकी उत्पत्ति पढ़ी, तो उनकी उत्पत्ति के बारे में कितने कथन पढ़े थे हमने? कितने कथन पढ़े थे? तो वो याद है कि नहीं है? भाई, जैसे कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो गुहिल वंश है वो शिलादित्य के वंशज हैं, ऐसा पढ़ा था ना। गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया था? हा? फिर अबुल फजल ने क्या बताया था? वो याद है ना। तो उसी के अनुसार यहां पर कुछ इतिहासकार हैं जो ये हमें बताएंगे कि हम जो वंश पढ़ने जा रहे हैं राठौड़ वंश, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो इसके अंदर सबसे पहला जो कथन है वो है कर्नल जेम्स टोड का। पहला कथन किसका है? टोड का। तो आपने हेडिंग तो डाली ना, राठौड़ वंश की उत्पत्ति। और उत्पत्ति के बारे में सबसे पहला कथन है आपके कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि जो राठौड़ हैं, ये राठौड़ कहां से उत्पन्न है। जैसा हमने पढ़ा था कि मेवाड़ के जो शासक हैं, जो गुहिल वंश है, वो किसके? शिलादित्य के वंशज हैं। ये बात बताई थी कर्नल जेम्स टोड ने। अच्छा, यहां पर कर्नल जेम्स टोड ये बता रहे हैं कि जो राठौड़ हैं, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों को जयचंद गेहड़वाल की संतान बताया है। जयचंद गेहड़वाल की संतान बताया। यानी कि टोड ये कह रहा है कि ये जो राठौड़ हैं ये गेहड़ वालों की संतान है। किसकी संतान है? गेहड़ वालों की। अब यहां पर दो प्रकार के फैक्ट बन सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से मानी है। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में केवल आए गेहड़ वालों से, या फिर आ जाए किसकी संतान से मानी है? जयचंद गेहड़ वालों की संतान से। ठीक है, पहला फैक्ट। अच्छा, दूसरा फैक्ट हमारे सामने वो है आपके डॉक्टर G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने क्या माना? इन्होंने कहा कि ये जो राठौड़ हैं
ये राठौड़ राठौड़ बंदायू एक स्थान है यूपी के अंदर। राठौड़ बंदायू के राष्ट्रकूट वंश की संतान है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या बता रहे हैं? ये हमें ये बता रहे हैं कि जो आप राठौड़ पढ़ने जा रहे हैं, ये राठौड़ जो है वो यूपी में एक स्थान है जिसका नाम है बंदायू। इस बंदायू के अंदर एक वंश रहा करता है जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। इस राष्ट्रकूट वंश की ही संतान है कौन? राठौड़। और अभी हम लिखेंगे यहां पर कि ये जो राठौड़ शब्द है, ये जो राठौड़ शब्द है, ये राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट शब्द का अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो डॉक्टर जीएच ओझा ने क्या कहा कि आप जो राठौड़ पढ़ने जा रहे हैं, ये बंदायू के अंदर एक वंश है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रकूट वंश, इसकी संतान है। जबकि डॉक्टर ओझा ने ये बताया, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया कि ये जो राठौड़ है ये जयचंद गेहड़वाल की संतान है। ठीक है, अब देखो तीसरे व्यक्ति का नाम। तीसरे व्यक्ति का नाम है आपके सामने, वह है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने यह बताया कि आप ये जो राठौड़ राजवंश पढ़ने जा रहे हैं, ये जो राठौड़ वंश है, ये हमारे दक्षिण भारत में एक वंश है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रकूट वंश, इसकी संतान है। राठौड़ दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के वंशज हैं। ये बात कौन बता रहा है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। जबकि भाट जाति होती है ना, भाट, भाट जाति किसी जाति विशेष या वंश विशेष का पूरा लेखा जोखा रखती है ना, भाट जाति। तो ये जो भाट है, ये भाट हमें ये बता रहे हैं कि ये जो आप राठौड़ पढ़ रहे हैं, ये राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। हिरण्यकश्यप कौन था? नाम सुना है कभी? राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जबकि एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है डॉक्टर हार्नली, ये डॉक्टर हार्नली हमें ये बताता है कि मुझे ये तो नहीं पता है कि ये राठौड़ किसकी संतान है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि राठौड़ और गेहड़वाल अलग अलग हैं। इसने क्या कहा? हार्नली ने, इसने कहा कि ये राठौड़ कहां से उत्पन्न है इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये जो राठौड़ और ये जो गेहड़वाल हैं ये अलग अलग हैं। ये बात किसने बताई थी? डॉक्टर हार्नली ने। इन्होंने क्या कहा? राठौड़ वे गेहड़वाल अलग अलग है। जैसे आपके दो दोस्त आपस में झगड़ा कर लेते हैं और आप जाकर दोनों की सलाह करते हैं कि देख तुम भी गलत नहीं है, तुम भी गलत नहीं है, मेरे लिए दोनों ही सही हो आप। बस ये बात किसने बताई?
इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये कहां से आए, लेकिन राठौड़ और गेहड़वाल अलग अलग हैं। और जो राठौड़ों का महाकाव्य है, राठौड़ महाकाव्य के अनुसार, राठौड़ महाकाव्य ये हमें बताता है कि ये जो राठौड़ हैं ये भगवान शिव के ललाट पर जो चंद्रमा है ना, इस चंद्रमा की संतान है। वाह, ये कौन बता रहा है? राठौड़ महाकाव्य। भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा से उत्पन्न बताया। राठौड़ों को भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा से उत्पन्न बताया, और ये बताने वाले कौन थे? महाकाव्य है राठौड़ महाकाव्य इनके अनुसार। तो यानी कि आपके सामने यहां पर जो राठौड़ वंश की उत्पत्ति है उसके बारे में क्या क्या बात है, तो कर्नल जेम्स टोड तो ये कह रहा है कि ये जो राठौड़ है ये गेहड़ वालों की क्या है? संतान, जिसके अंदर नाम कौन सा है? जयचंद गेहड़वाल। डॉक्टर जीएच ओझा ये कहते हैं कि ये जो राठौड़ हैं ये यूपी के अंदर एक स्थान है बंदायू, वहां पर एक वंश रहा करता था जिसका नाम क्या है? राष्ट्रकूट वंश, इसकी संतान है। और हम ये आगे पढ़ते भी हैं कि राठौड़ जो शब्द है ये किस शब्द का अपभ्रंश रूप है? तो इसी राष्ट्रकूट शब्द से, राष्ट्रकूट शब्द से ही बना शब्द कौन सा है? राठौड़। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये जो राठौड़ हैं ये राष्ट्रकूट वंश की संतान है, लेकिन ये राष्ट्रकूट वंश कहां है? दक्षिण भारत में। ये बता रहा है बंदायू के, ये बता रहा है दक्षिण भारत के। और भाट जो जाति है जो कि इस प्रत्येक जाति या वंश का लेखा जोखा रखती है, ये बताते हैं कि हमें पता है कि आप कहां से आए हैं, आप हिरण्यकश्यप की संतान हैं। लेकिन डॉक्टर हार्नली ये कहता है कि मुझे नहीं पता ये कहां से आए, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि राठौड़ और गेहड़वाल अलग अलग हैं, ये दोनों आपस में शेमनी अलग अलग हैं। जबकि राठौड़ महाकाव्य ये कहता है कि राठौड़ जो है वो भगवान के शीश पर, सिर ठीक नहीं लग रहा है, शीश ठीक लगेगा नहीं, फिर आपने बोला नहीं, शीश पर चंद्रमा से उत्पन्न बताया है। अब देखो हुआ क्या है, देखो किन से उत्पन्न है, हमें वो भी तो एक कहानी समझनी है ना। जैसे हमने मेवाड़ के अंदर गोहिल वंश को पढ़ा, हमने कहा कि गोहिल वंशों की उत्पत्ति कहां से मानी है, और फिर हमने एक कहानी पढ़ी, वैसी एक कहानी यहां पर है। देखो क्या है कहानी। कहानी एक युद्ध की है, एक युद्ध लड़ा गया है इतिहास में, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध। ये जो चंदावर का युद्ध है ये लड़ा गया है आपके 1194 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1194 ईस्वी के अंदर। चंदावर कहां है? तो कहां है वैसे? शाबाश, उत्तर प्रदेश। चंदावर का जो युद्ध है कब हुआ था? 1194 के अंदर। और चंदावर कहां है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इटावा, वहां पर। अब ये जो चंदावर का युद्ध है जो लड़ा जा रहा है कब? 1194 ईस्वी के अंदर। और ये जो चंदावर का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा, ये चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, एक तरफ था जयचंद गेहड़वाल, जयचंद गेहड़वाल, और सामने था मोहम्मद गोरी। गोरी गोरी यही पृथ्वीराज तरतेवाड़ा, तराइन के युद्ध करने वाला गोरी है ना।
तो जयचंद गेहड़वाल और गोरी के मध्य युद्ध हुआ था, कौन सा? इस चंदावर को युद्ध को जीता था किसने? मोहम्मद गोरी ने। और इसी युद्ध में मारे गए थे कौन? जयचंद गेहड़वाल। जयचंद गेहड़वाल का पुत्र है जिसका नाम है शेतराम। क्या नाम है? शेतराम। इसी शेतराम का पुत्र है जिसका नाम है रावशिहा। ऐसा कहते हैं कि ये जो रावशिहा है, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, और तो क्या हो सकता है। यहां पर है आपके स्थान कन्नौज, यूपी। कन्नौज भी कहां पर है? यूपी के अंदर है। तो कन्नौज में है कौन? क्योंकि जयचंद गेहड़वाल तो चंदावर के युद्ध में मारा गया। जयचंद गेहड़वाल का पुत्र है शेतराम, शेतराम का पुत्र कौन है? रावशिहा। तो यहां पर है रावशिहा। अब सिंपल सी बात है, घर में यदि बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो उनकी अस्थियों का विसर्जन करने हरिद्वार जाते हैं इधर से। लेकिन ये गेहड़वाल जाया करते थे द्वारका, गुजरात। कहां जाया करते थे? द्वारका, गुजरात। तो ये रावशिहा यहां कन्नौज से निकला है और इसको कहां जाना है? यहां से जब ये निकलता है तो बीच में एक स्थान आता है, यहां पाली। कौन सा? पाली। पाली के अंदर कहते हैं कि ब्राह्मण रहा करते थे और ब्राह्मणों के पास में मुख्य जो संसाधन हुआ करते थे वो गायें हुआ करती थी। कहते हैं कि यहां पर मुस्लिम लुटेरे थे, वो गायों को लूट कर चले जाते थे। कहते हैं कि उन ब्राह्मणों की रक्षा की थी किसने? रावशिहा ने। और ये बात है 1240 के अंदर। और फिर कहते हैं कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी किसके साथ कर दिया? तो रावशिहा ने, यही एक स्थान है जो वर्तमान बालोतरा के अंदर है, खेड़। एक शिलालेख है जिसका नाम है बिट्टू शिलालेख। वो बिट्टू शिलालेख ये हमें बताता है कि रावशिहा कन्नौज से निकला था द्वारका, गुजरात के लिए अपने बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन करने, लेकिन बीच में पाली और खेड़ जैसे स्थानों पर लोगों की रक्षा की तो लोगों ने इनको यहीं पर रख लिया। और इन्होंने ही 1240 के अंदर इसी पूरे एरिया में एक वंश की स्थापना की जिसका नाम है राठौड़ वंश, जो कि पाली, खेड़, खेड़ से मेहवा और मेहवा से होते हुए मंडोर को बनाएंगे अपनी राजधानी और मारवाड़ में स्थापित होंगे राठौड़। ये राठौड़ है। तो हमें सबसे पहले कहां का वंश पढ़ना है? मारवाड़ का राठौड़। उसके बाद में फिर हम आगे पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़। तो ये इस प्रकार से, अब ये जो सारी जानकारी आपको बताई है कि ये रावसिंहा यहां से यहां आया, ये सारी सारी जानकारी लिखी हुई है बिट्टू शिलालेख में। किसमें लिखी हुई है? बिट्टू शिलालेख। और ये जो बिट्टू गांव है ये पाली में है। आज भी वहां पर रावसिंहा का क्या है? स्मारक है। तो आपको पता चल गया कौन से कह रहा है इनमें से? जिसकी बात पर लोग संदेह करते हैं ना, अक्सर वही सच निकलता है। डॉट लिखो, ये बातें लिखो। गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन है? गुहिल आदित्य। गुहिल वंश का चित्तौड़ में स्थापित पहला शासक कौन है? बप्पा रावल। ठीक है। हाँ हाँ, पशु परिचर, हाँ एग्जाम डेट आ चुकी है, बिल्कुल सही है।
तो वैकेंसियों का दौर शुरू हो चुका है, तैयारी करते रहना है और हर सब्जेक्ट पर फोकस करना है। हर सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है, याद रखना। एक सब्जेक्ट कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलवाता है, सिलेक्शन हमेशा सारे सब्जेक्ट दिलाते हैं। और राजस्थान में सबसे बड़ी कमी यही है कि राजस्थान का विद्यार्थी 24 घंटों में यदि वो 6 घंटे पढ़ रहा है तो वो 5 घंटे केवल राजस्थान जीके पढ़ रहा है, जो कि गलत है। मैं नहीं कहता कि मतलब आप सारे मेरे से ही पढ़िए, जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है कि ये राजस्थान जीके में हमारे लिए अच्छा करेगा, उस एक टीचर को ही पढ़िए। यूट्यूब पर एक टाइम 50 टीचर लाइव चलते हैं और स्टूडेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद कर जाता है, ये क्या बता रहा है, ओहो ये कुंभा का बता रहा है, तो भाई कुंभा का वो भी बताएगा, धैर्य तो रख। याद रखना, बहुत बड़ी खामी है ये। केवल जीके के पीछे ही पागल नहीं होना है, आपको जो अच्छा लग रहा है उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए केवल एक सही। 1000 किताब पढ़ने से बेहतर है ना कि एक ही किताब को 1000 बार पढ़ लिया जाए। बस वो याद ध्यान रखना है। लाइब्रेरी में जाओ तो आपके पास में बुक है और किसी दूसरे के पास में दूसरी बुक है, तो देखकर ये नहीं घबराना ये तो मेरे पास है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने 2-3 बातें एक्स्ट्रा लिख दी होगी। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सब किताबों में सेम मिलता है भाई। इसलिए अपनी जो पढ़ने की शैली है, या आप में से वे विद्यार्थी जिन्होंने एग्जाम दिए हैं पहले से, तो उसमें देखना है कि मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से मैं उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बरोबर पढ़ने हैं, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ये कंफर्म है। ठीक है। हम्म, ये लिख लिया, ये 4 बातें लिख ली। नेक्स्ट ये 2 बातें लिखिए, ये 2 बातें लिखिए। ठीक है, तो दम लगा के पढ़ना है। और देखो, जिंदगी में बार बार पढ़ने से बेहतरीन है कि एक ही बार में पढ़ लिया जाए। आपको अपने जीवन में घर से पंचवर्षीय योजना लेके नहीं निकलना है कि पहले साल में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, दूसरे साल ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इतना पढ़ना है। और दूसरी बात, मीडिया से थोड़ी दूरी बना लो। जो मीडिया है ना, मीडिया का मतलब आपके फेवरेट दोस्त इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, फेसबुक, इनसे थोड़ी दूरी बना लो। ठीक है, हालांकि पद वैकेंसी में कम है, कम आते हैं, लेकिन कम से कम ये तो है कि आए तो हैं। तो ये मौका आया है, बस पढ़ो, आराम से पढ़ते रहो। ठीक है। बिल्कुल ठीक है पीयूष, सारी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है। ठीक है अमन। पीटीआई की वैकेंसी हाँ आ जाएगी, पीटीआई की आ जाएगी, लाइब्रेरियन की आएगी।
ये लिख लिया। उसके बाद में नोट करके ये स्ट्रक्चर बनाओ ताकि आपको आइडिया रहे कि वास्तव में कौन सी बात सही है। ये लिखो आप, राव शिहा, और यहां पर लिख लेना राठौड़ वंश का संस्थापक। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहां पर पहला बिंदु था, वो था आपके, हाँ, भूगोल की क्लास का आज अवकाश रहेगा। ठीक है। कोई नहीं, आराम से पढ़िए, पढ़ते रहिए। जिस दिन एज हो जाएगी उस दिन आप लग भी जाएंगे। नहीं, ये मैप वाली बात नहीं उतारनी, ये उतारना है। ये उतार लिया आप सबने। तो ये बात जो थी वो थी आपके राठौड़ वंश की उत्पत्ति के बारे में, कि किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या बात बताई। और महत्वपूर्ण बात कि आखिरी में हमने ये भी देख लिया कि राठौड़ वंश का फाउंडर कौन है, राव शिहा। अब हम यहां राठौड़ों के बारे में कुछ विशेष बातें करेंगे। जैसे राठौड़ जो है उनकी कुलदेवी कौन है, ठीक है, वो, चलिए, हनुमान, हाँ, ये आपको टीम बताएगी, ठीक है। चलिए आगे चले। अब देखिए नेक्स्ट, अगली बात, अगली बात है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के बारे में महत्वपूर्ण बात, इनकी कुलदेवी, राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है। देखिए, राठौड़ वंश की जो कुलदेवी है वो है आपके नागणेची माता। कौन सी है, नागणेची माता। वैसे ये जो नागणेची माता है, इनकी जो मूर्ति है, ये मूर्ति कर्नाटक से लाए। नागणेची माता की जो मूर्ति है वो कहां से लाए थे, और कर्नाटक से जब लाए थे तब उस मूर्ति का नाम था चक्रेश्वरी माता। क्या नाम था, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति थी ये। इस मूर्ति को स्थापित किया गया था कहां पर, इस चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को स्थापित किया गया था नगाना गांव में। कहां पर, जो कि वर्तमान के अंदर कहां पर है,
बालोतरा जिले में। इस स्थान के नाम पर इस मूर्ति का नाम क्या हुआ था? नागणेची माता, जो कि राठौड़ों की क्या कहलाई थी? कुलदेवी। अब देखो यहां पर एक तो आप यहां पढ़ेंगे कुलदेवी और एक आप पढ़ेंगे आराध्य देवी। कुलदेवी का तो मतलब है कि आप जिस कुल के हैं उसकी एक देवी है, और दूसरी बात, आप जिसकी आराधना शुरू कर देते हैं वो आपकी क्या बन जाती है? आराध्य देवी। जैसे एक एग्जांपल समझो, मैंने यहां पर लिखा है कि राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है? नागणेची माता। लेकिन आगे हम देखेंगे कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, ये मारवाड़ के राठौड़ों में राव चुंडा जब राजधानी बनाएगा मंडोर, मंडोर के अंदर है आपके चामुंडा माता का मंदिर। तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची माता, लेकिन राजधानी कौन सी है? मंडोर। और उसी राजधानी मंडोर में मंदिर है कौन का? तो सिंपल सी बात है, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो जहां पर राजधानी है वहां पर जो देवी है उसकी भी क्या शुरू कर देंगे? पूजा, आराधना। इसीलिए मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी बनेगी कौन? चामुंडा माता। ठीक है, जैसे बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी बनेगी करणी माता, उस प्रकार से वो हम आगे लिखेंगे। एक ये। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो राठौड़ वंश है इनकी उपाधियां कौन कौन सी है? देखो कई बार क्या होता है, आप पुराना पेपर उठाकर देखेंगे ना तो वहां पर ऐसे आता है रावल या राणा, राव वे महाराजा। ठीक है, इसके अलावा सवाई, महारावल। यानी कि ऐसी कौन सी रियासतें हैं जहां के राजाओं के नाम के आगे ये लगा करता था? तो अब रावल और राणा तो हम पढ़ के आए हैं कि मेवाड़ के जो गुहिल वंश के राजा हैं उनके नाम के आगे लगता है रावल, और शिशोदिया फिर आगे क्या लगता है? राणा। राव और महाराजा जिस वंश के आगे लगता है वो है कौन सा? राठौड़। जैसे आप नाम सुनते अभी हमने लिखा राव सिंहा, राव सिया, राव चंद्रसेन, राव मालदेव। लेकिन आगे चलकर महाराजा भी लगता है, क्योंकि मारवाड़ का वह पहला राजा जिसके नाम के आगे महाराजा लगेगा वो है महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। ठीक है, और सवई तो सिंपल सी बात है कि सवई की मेनली जो उपाधि है वो है आपके आमेर के कच्छा वंश की। लेकिन इतिहास में ये जो सवई की उपाधि पहले जिस शासक को मिली है उस शासक का नाम है शूर सिंह, और वो शूर सिंह मारवाड़ का राठौड़ है। इतिहास में बड़ा लोचा जी। इतिहास में सवई की उपाधि से जिसे नवाजा गया है पहला व्यक्ति वो है सूर सिंह। सवई की उपाधि सूर सिंह को अकबर ने दी थी, और वो सूर सिंह मारवाड़ का राठौड़ है। लेकिन सवई की उपाधि जिस वंश की प्रसिद्ध हुई थी वो है आपके कौन सा? कच्छा वंश। कच्छा वंश के अंदर सवाई की उपाधि धारण करने वाला पहला बंदा है सवाई जयसिंह, औरंगजेब ने दी थी। फिर उसके बाद में जितने भी बने, सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह फर्स्ट, इस प्रकार से सारे के सारे सवाई। तो इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन आता है जहां पर एक बार उपाधियां और एक तरफ वंश, और कह देता है कि कौन सा जोड़ा गलत है, और जोड़ा गलत ही होता है। तो यहां पर उपाधि है इनकी कौन सी? देखो राव, एक आता है आपके रणबंकारा राठौड़, और एक है आपके कमध्वज। तो ऐसे कभी कोई प्रॉपर क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से वह वंश जिसमें रणबंका और कमध्वज जैसी उपाधियां हैं, तो याद रखिएगा वो कौन सा है? राठौड़ वंश। ठीक है, उतारी, ये दो बातें उतारी। और राठौड़ों का पवित्र
पक्षी कौन सा है? तो इनका पवित्र पक्षी है चील। कौन सी है? चील। बस ये 3 बातें लिखो, ठीक है। अच्छा नरेंद्र, नहीं नहीं, वो आपके अगले वीक शुरू होगी, ठीक है। ठीक है, मीना कुमारी, उनका नाम नोट कीजिए, ठीक है। और शुरू करेंगे। तो ये सारी बात थी राठौड़ वंश की। अब हमें पढ़ना है कौन सा? मारवाड़ के राठौड़, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए, मारवाड़ में राठौड़ वंश। मारवाड़ में राठौड़ वंश। और आगामी अब आपके संडे की छुट्टी नहीं रहेगी, ठीक है। क्या करते हो वैसे भी छुट्टी का? ये लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए, मारवाड़, मारवाड़ में राठौड़ वंश। सबसे पहली बात, एक पुस्तक है, मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जहां से हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। ये आरएसएस बोर्ड ने वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रखा है कि मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखना, वह है जगदीश गहलोत। लिखो, कौन है? जगदीश गहलोत। जैसे एक बार आपको पता है क्वेश्चन पूछा गया था, नोट में लिखा देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया था, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक हैं रीमा हुजा। रीमा हुजा। और एक आप लिखिएगा, मुंडियारी ख्यात। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि मुंडियारी ख्यात नामक ग्रंथ में
कहां के शासकों का उल्लेख है? मारवाड़ शासकों का। ठीक है, लिखो। मारवाड़ शासकों की जानकारी। कौन सी ख्यात में है? मुंडियारी ख्यात में। और मुंडियारी ख्यात के लेखक कौन है? तो ये अज्ञात है, पता नहीं चल पाया कि ये ख्यात किसने लिखी। ठीक है, बिल्कुल। ये जैसे ही उपाधि आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये यहां पर उपाधि है। ठीक है, मनोज आपका कमेंट आ रहा है, बताओ। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, रिम्मा हुज्जा, ये पुस्तक है। जैसे ये पुस्तक है ना मारवाड़ राज्य का इतिहास जगदीश गहलोत की, वैसे रिम्मा हुज्जा की एक पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, लिख लिया। चलिए, तो अब देखिए बोर्ड पर सबसे पहले जहां से क्वेश्चन बना है वो किस प्रकार से है, देखो। लिख लिया ना सबने? देखिए, देखिए मारवाड़ के पहले शासक, राठौड़ों के पहले शासक जिनका नाम है राव सिहा। राव सिहा के बाद में अगले जो शासक बनेंगे वो है आपके राव आस्थान। ठीक है, राव आस्थान के बाद में अगले जो शासक बनेंगे वह है राव दुहड़। दुहड़, राव दुहड़ का एक भाई जिसका नाम है धांधल। दुहड़ का भाई धांधल, धांधल का पुत्र पाबूजी राठौड़, पहले देवता निकले। तो राव सिहा, राव सिहा के बाद में राव आस्थान, राव आस्थान के बाद में राव दुहड़, और राव दुहड़ के बाद में राव रायपाल। राव रायपाल के बाद में है राव कर्णपाल, या नाम मिलता है कनकपाल। पिछली बार सीईटी के एग्जाम में यही क्रम पूछा कि निम्न में से दिए गए शासकों का सही क्रम है, बस। और आजकल क्रम ही पूछता है। आजकल एग्जामिनर क्रम पर ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि उसको पता है विद्यार्थी कांड करेगा, इसीलिए वो ऊपर से चार नाम देता है। यही सेम चार नाम थे, राव सिहा, आस्थान, दोहड़ और रायपाल, और कहा कि दिए गए शासकों का सही क्रम बताइए। अब जिसने कर्म किए थे बता दिया। मतलब मेवाड़ तो याद हो ही गया आपको, बीच में से तोड़ दूं उसको। भीम सिंह सिसोदिया के बाद में कौन बना? भीम सिंह सिसोदिया का टाइमिंग बताऊं? 1778 से लेकर 1828 भीम सिंह सिसोदिया का टाइमिंग। 1828 से लेकर 1838 जवान सिंह का टाइमिंग। 1838 से लेकर 1842 सरदार सिंह का टाइमिंग।
1842 से लेकर 1861 तक इसका टाइमिंग। ऐसे खुश रहा करो। स्वरूप सिंह का, फिर आगे शंभू सिंह, फिर आगे कौन, सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह के बाद में फतेह सिंह। फिर तो यहां से क्रम उठा के पूछ लेगा वो, समझ रहे, वो क्रम यहां से पूछ लेगा कि सांगा के बाद में कौन बने थे, रतन सिंह। रतन सिंह का टाइमिंग है 1528 से लेकर 31। रतन सिंह के बाद में कौन बने, विक्रमादित्य, 1531 से लेकर 36। उसके बाद में कौन बने, उदय सिंह, 1537 से लेकर, अरे 1572, क्योंकि 72 में महाराणा प्रताप। ऐसे तोड़ो, या तो जो आप क्रम पढ़ रहे हैं उसमें जो आखिरी नाम पढ़ रहे हैं ना वो आपका जान पहचान होना चाहिए, या जहां से शुरू कर रहे हैं वो जान पहचान। जैसे लाखा, लाखा के बाद में कौन, मोकल, मोकल के बाद में कौन, कुंभा, कुंभा के बाद में ऊंदा। भाई ऊंदा, उदा हुआ याद नहीं रहे तो ऊंदा याद कर लो, लेकिन याद करना पड़ेगा, चाहे वो ऊंदा हो चाहे सुंदा हो। ठीक है, तो राव सिंहा, राव आस्थान, राव दुहड़, राव रायपाल, और उसके बाद में है राव कर्णपाल। फिर उसके बाद में है राव झालनसी। हाँ, फिर है आपका फेवरेट राव राव छाड़ा। छाड़ा के बाद में आपका फेवरेट राव तीड़ा। सिंहा, आस्थान, दोहड़, रायपाल, कर्णपाल, छालनसी, झाड़ा और तीड़ा। तीड़ा के बाद में छाड़ा, छाड़ा के बाद में तीड़ा, और तीड़ा के बाद में राव सलका। कौन, राव सलका। राव सलका के बाद में कौन, राव मलिनाथ जी। बधाई हो, दूसरे लोक देवता है राव मलिनाथ जी। राव मलिनाथ जी के बाद में राव वीरमदेव, और राव वीरमदेव के बाद में राव चुंडा। कौन है, राव चुंडा। राव चुंडा के बाद में है, अब देख लो, चुंडा है और चुंडा अपनी पत्नी के प्रभाव में आ गया था बेचारा, इसलिए कौन बना, राव काना। काना का उत्तराधिकारी कौन, अरे राव सत्ता। सत्ता, राव सत्ता के बाद में राव रणमल, और रणमल के बाद में बधाई हो, जोधपुर बसा दिया राव जोधा। एक बार यहां तक हम पूरा क्रम पढ़ेंगे। राव जोधा के बाद में फिर आगे बढ़ते रहते, राव शातल देव। राव शातल देव के बाद में कौन बनते हैं, अरे राव सुजा। इधर सुजा बनेगा, बीकानेर में बीका बनेगा, बीका सुजा को ठोक ठोक के सुजा देगा, उधर बीका, इधर कौन, सुजा। अब देखो, ये राव सिंहा तो है आपके राठौड़ों का संस्थापक, राठौड़ों का संस्थापक। राव दुहड़ का भाई है जिसका नाम है धांधल जी, और धांधल जी का पुत्र है पाबूजी। पाबूजी राठौड़, जिनकी जन्मस्थली कौन सी है, शाबाश, कोड़ुमंड फलोदी। और भी जानना है कुछ, नहीं जानना है, ठीक है। राव छाड़ा, और छाड़ा के बाद में तीड़ा, तीड़ा के बाद में राव सलका, राव सलका के बाद में राव मलिनाथ जी।
ठीक है क्या? विकास, ऐसे फिर कहानियां पढ़ेंगे तो फिर सिलेबस कैसे होगा? ठीक है। और कहानियों से यदि क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वो कहानी भी सुनाऊंगा, चिंता नहीं करनी। ठीक है। तो राव सलका, राव मलिनाथ, राव वीरमदे, राव चुंडा, याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक है ये कौन है? मारवाड़ के राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक। और इधर है राव जोधा, जोधपुर बसाएंगे। ये कर्म उतार लो, और ये एक एक दो दो नाम लिख लेना। ठीक है। और आखिरी में वही मेवाड़ की तरह आखिरी में सारी एक साथ लिखा दूंगा। ये लिखो। नहीं, मैं आपको राजस्थान जी के पढ़ाऊंगा संपूर्ण, और साथ में करंट पढ़ाऊंगा। ठीक है।
दिनेश, अच्छा एग्जाम तक चिंता मत करो। चले आगे। चले आगे। तो हेडिंग डालिए राव सिहा। राव सिहा। राव सिहा। राव सिहा की टाइमिंग की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इनका जो टाइमिंग मिलता है वो है 1240 से लेकर 1273। क्या बात है राव सिहा की। राव सिहा की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम क्या है, याद रखिएगा क्षेत्राम। और ये क्षेत्राम कौन है, जयचंद गेहड़वाल का पुत्र। ठीक है। और जयचंद गेहड़वाल कहां का है, कन्नौज का। कन्नौज है आपके यूपी में। यू और पी उत्तर प्रदेश। ये जो राव सिहा है, इस राव सिहा के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे वो सारी सारी जानकारी जहां से हमें मिलती है वो एक शिलालेख है जिसका नाम है बिट्टू शिलालेख। और ये जो बिट्टू शिलालेख है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा पाली में। पाली में एक गांव है बिट्टू गांव, याद रखिएगा। ठीक है। उस शिलालेख के अंदर हमें राव सिहा के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है यहां से, तो जानकारी ये मिलती है कि राव सिहा ने 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौड़ वंश की स्थापना। दूसरी बात, इन्होंने अपनी राजधानी जिसे बनाई थी वो है, याद रखिएगा, खेड़। और ये खेड़ कहां पर है, याद रखिएगा बालोतरा। देखो मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानियां। इधर यदि हम राजधानियों की हम बात करते हैं तो देखिएगा इनकी जो सबसे पहली राजधानी बनी है वो है आपके कौन सी, खेड़। खेड़ कहां पर है वर्तमान में, याद रखिएगा बालोतरा। और ये राजधानी बनाने वाला शासक कौन है, तो याद रखिएगा राव सिहा। कौन है, राव सिहा। दूसरी जो राजधानी बनेगी वो बनेगी मेहवा। कौन सी है, मेहवा। और मेहवा है आपके बाड़मेर में। और ये राजधानी बनाएगा कौन, तो वो आपका फेवरेट राव तीड़ा। अच्छा नहीं है, चलो कोई नहीं। तो राव तीड़ा। तीसरी राजधानी जो बनेगी वो है आपके सामने मंडोर। मंडोर कहां पर है, तो याद रखिएगा जोधपुर में।
चलो फिर ये आपका फेवरेट, ये है रावचुंडा। फिर नंबर 4 पर जो राजधानी बनेगी वो है आपके सामने जोधपुर। और ये जोधपुर राजधानी बनाएगा कौन? राव जोधा। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, लेकिन वो पूछ लेगा कि मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानियों का सही क्रम है। अच्छा, नहीं लिखा है क्या उसमें? चलो कोई नहीं। उसमें देखो, उसमें क्या क्या थी। नागदा किसने बनाई? बप्पा रावल ने। उसके बाद में कौन सी है? आहड़ किसने बनाई? अलट ने। फिर चित्तौड़ किसने बनाई? जैत्र सिंह ने। कुंभलगढ़ किसने बनाई? कुंभा ने। कुंभा ने तो बनाई थी। अच्छा, उदयपुर राजधानी किसने बनाई थी? उदय सिंह ने। लेकिन प्रताप ने किसे राजधानी बनाई थी? चावंड को। बस यही तो है। मैं लिखा दूंगा, बिल्कुल कर्म लिखूंगा, चिंता मत करो। तो यहां पर राजधानी किसे बनाते हैं? खेड़ को, याद रखिएगा। और इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम है पार्वती सोलंकी। पार्वती सोलंकी। इनके समय एक युद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी पूछा नहीं है, लेकिन आगामी एग्जाम के अंदर आरएसएस बोर्ड की नजर उसी युद्ध पर है। हाँ, और ये युद्ध है लाख झमर का युद्ध। क्योंकि नाम ही ऐसा है कि वो रह नहीं पाएगा, मतलब आरएसएस बोर्ड वो पूछ ही लेगा। लाख झमर का युद्ध कब हुआ था? 1273 ईस्वी के अंदर। लाख झमर स्थान है कहां पर आपके? याद रखिएगा, पाली। और लाख झमर का जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा, राव शिहा वर्सेज मुसलमानों के मध्य। क्योंकि हमने उस समय पढ़ा था कि राव शिहा ने यहां पर रहने वाले जो ब्राह्मण लोग थे उनके गायों की रक्षा की थी। किनसे की थी? मुसलमानों से। और यहां पर भी कहते हैं कि राव शिहा गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। वीर गति को प्राप्त। इसीलिए याद रखिएगा, राव सिहा का जो स्मारक है, और राव सिहा का स्मारक कहां पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा, बिट्ठू में। और बिट्ठू कहां है? पाली में। आपको पता है कि इतिहासकार है जिसका नाम है बिट्टू सुजा। बिट्टू सोजा नहीं क्या? हाँ, बिट्टू सूजा। बिट्टू सूजा, सोजा नहीं, सूजा। इसकी कोई रचना है प्रसिद्ध? कौन सी? इसकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, बिट्टू सुजा। बाबू प्रकाश। शाबाश। इसके लेखक कौन थे बाबू प्रकाश के? आसिया मोड़ जी। शाबाश, आसिया मोड़ जी। बाबूजी री बात के लेखक कौन थे? चलो एक के साथ एक ऑफर में। बाबूजी री बात किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। तो बताओ, बिट्टू, देखो या तो बता दो बिट्टू सुजा की, वरना बिट्टू सोजा। एक ग्रंथ का नाम सुना है, राव जेतसिरा छंद? वही है, राव जेतसिरे छंद के लेखक है कौन? बिट्टू सुजा। और उसी राव जेतसिरे छंद बिट्टू सुजा के अंदर एक उपाधि है, और उस उपाधि का नाम है कलयुग का कर्ण। किसे कहा गया है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है?
अभी तो हम केवल एक कर्ण पढ़ के आए हैं, और वो है मेवाड़ का कर्ण। कौन? भामासा। आगे हम पढ़ेंगे कि राजपुताने का कर्ण कौन है? रायसिंह। कलयुग का कर्ण कौन है? लूण कर्ण। 1857 क्रांति का कर्ण कौन है? अमरचंद बाठिया। ऐसे बहुत कुछ पढ़ना। उतारिए रावशिया। इसमें ये नाम याद रखना है, यूनिक नाम है ये। लाख झंवर। लाख के झेवर नहीं है, लाख झंवर है। और आपको पता है? ठीक है रवि कुमार, मैं बात करूंगा टीम से, ठीक है। ठीक है नरेंद्र, लिखवा देंगे। ठीक है।
लिख लिया। इसमें क्या नाम याद रखना है? लाख झंवर का युद्ध, इंपॉर्टेंट। तो राव सिंहा जो कि आपके राठौड़ वंश के क्या है, संस्थापक है, याद रखना। इसके बाद में दूसरे जो शासक बनते हैं उनका नाम है, देखिए यहां पर आपके सामने ये पूरा क्रम दे रखा है। अगले है राव आस्थान, हेडिंग लगाइए राव। कहीं हमें आस्थान भी मिलता है, कहीं पर हमें आसनाथ भी मिलता है। ठीक है। टाइमिंग है 1273 से लेकर 91। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में क्या क्या बात है? तो इनके बारे में कोई ज्यादा विशेष नहीं, बट इंपॉर्टेंट बातें ये है कि एक तो याद रखना कि राव सिंहा के जो पुत्र हैं, ये राव सिंहा के क्या है, पुत्र हैं। इन्होंने इडर राज्य पर अधिकार किया था। इडर, इडर कहां है, गुजरात। इडर राज्य पर अधिकार करके अपने भाई सोनिंग को सौंप दिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। अब आपके तो इडर राज्य पर अधिकार करके अपने भाई सोनिंग को सौंप दिया था, किसने? याद रखिएगा, राव आसनाथ ने। दूसरी बात, इनके समय याद रखिएगा जलालुद्दीन, इंपॉर्टेंट बात, जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। और बात है 1291 ईस्वी की। ये जलालुद्दीन खिलजी कौन है? अरे नहीं, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है ये, वो दूसरा है जी। जलालुद्दीन खिलजी का क्या हुआ, आक्रमण। और याद रखिएगा इसी आक्रमण में, इसी आक्रमण में आसनाथ सहित 140 लोग मारे गए। ठीक है, 140 लोग मारे गए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं विकास, एक बार वापस पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप?
लिख लिया। आगे अगले अगले शासक हेडिंग डालिए राव दुहड़। और राव दुहड़ का जो टाइमिंग है वो है आपके 1292 से लेकर 1309। राव दुहड़ का टाइमिंग और इनकी विशेष बात देखिए। राव दुहड़ की सबसे पहली और विशेष बात, इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था किसका, याद रखिएगा, नागणेची माता का, नागणेची माता मंदिर का। ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेता है, देखो सुनो, क्वेश्चन पूछता है आपको कि राठौड़ वंश की जो कुलदेवी है नागणेची माता, निम्न में से ये माता कितने भुजाओं वाली माता है। और फिर वहां आता है ऐसे अष्टभुजी, फिर आता है बारह भुजी, फिर ऐसे 18 भुजी, और फिर 21 भुजी। और हम करते रहते हैं भुजिया, वो पूछ लेता है भुजी। तो ये नागणेची जो माता है ये 18 भुजी है। 18 भुजी का मतलब है इनकी आप जब तस्वीर देखेंगे तो इनकी 18 भुजाएं हैं, समझे। 9 इधर हाथ और 9 इधर, ये होता है 18 भुजी। ऐसा नहीं गूगल पर सर्च करो गूगल, हेलो गूगल भुजी, कुछ नहीं मिलेगा वहां। ठीक है। अष्टभुजी प्रतिमा नहीं, मतलब ये कौन सी है, 18 भुजी प्रतिमा। जैसे अष्टभुजी प्रतिमा कौन सी है, शिला देवी की, है ना, आमेर के अंदर, वो भी लिखाएंगे आप। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो याद रखिए नागणेची माता का मंदिर। ये जो मंदिर है, इस मंदिर की जो मूर्ति है ये 18 भुजाओं वाली देवी है। ठीक है। और खास बात क्या है, खास बात यह है कि नागणेची माता का जो मूल मंदिर है ये कहां पर बना हुआ है, नगाना गांव में। नगाना गांव कहां है, याद रखिएगा, नागाना नागौर है, नगाना बालोतरा है। और दूसरी विशेष बात क्या है कि यहां देखो ये जो मूल मंदिर बना हुआ है ना नगाना बालोतरा में, और ये नागणेची माता का जो मंदिर है, यहां पर जो मूर्ति है वो लकड़ी से निर्मित है। पूरी जो मूर्ति है वो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। वापस धातु की मेहरानगढ़ किले में बनाई थी किसने, राव जोधा ने। हाँ, लकड़ी या फिर काष्ठ से निर्मित मूर्ति, याद रखिएगा। दूसरी बात, राव दोहड़ का भाई जिसका नाम क्या था, धांधल जी, और धांधल जी का पुत्र है पाबूजी राठौड़। ये किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा एक ऋषि है जिसका नाम है लुम्ब ऋषि। बिल्कुल, लुम्ब ऋषि के समकालीन थे ये। एक ऋषि हुआ करते थे लुम्ब ऋषि इनके समय। और दूसरी बात याद रखिएगा, 1309 में मंडोर पर आक्रमण किया, वे प्रतिहारों से
लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त। एक चीज आप नोट कर रहे हैं, देखो, नहीं नहीं, नोट तो आप सारी बातें कर रहे हैं। वैसे हमने पहले शासक पढ़ा राव शिहा, लेकिन ऐसे कोई प्रसिद्ध युद्ध नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। हमने पढ़ा ये व्यक्ति, इसके समय गलती से जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हो गया था 1291 के अंदर पाली पर। कहां पर आक्रमण हुआ था? पाली पर। और इस आक्रमण के अंदर मारे गए। अब हम पढ़ रहे हैं क्या आगे? राव दुहड़। लेकिन राव दुहड़ के समय में भी ऐसा कोई युद्ध नहीं हो रहा है बाहर से। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम जो क्षेत्र पढ़ रहे हैं मारवाड़, इस मारवाड़ का सबसे चर्चित जो स्थान है इस समय अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है मंडोर। और मंडोर में इस समय जो राजा है वो है गुज्जर प्रतिहार। मारवाड़ के राठौड़ तब लोगों की नजरों में आएंगे जब मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी क्या बनेगी? मंडोर। और मंडोर राजधानी बनेगी रावचुंडा के समय। उसके बाद में फिर आप देखना इनका अलग लेवल है। अभी क्यों? क्योंकि अभी सबकी नजर मंडोर पर है, हर कोई मंडोर ही जीतना चाह रहा है। जबकि यहां पर राठौड़ भी किसको जीतना चाह रहे हैं? क्योंकि मंडोर जीतेंगे तभी वो पूरे मारवाड़ पर अधिकार पकाएंगे। जैसे एक राजा है, वो दूसरे राजा पर आक्रमण करता है, लेकिन हमेशा उस दूसरे राजा की जो राजधानी होती है ना, उस पर आक्रमण करता है। और एक राजा अपनी राजधानी उसी स्थान को बनाता है जो उसके लिए सुरक्षित है, जहां पर सारे हथियार रखे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो राठौड़ हैं वो कहां पर हमला कर रहे हैं? डायरेक्ट मंडोर पर। और इस समय मंडोर में कौन है? प्रतिहार। तो जैसा कि आपके सामने राव दुहड़ ने अटैक किया, लेकिन प्रतिहारों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लिखिए। हाँ हाँ, सुमी वर्मा आप क्या पूछ रहे हैं? शंभू सिंह का जो शासनकाल आपको लिखाया है वो 61 से 74 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 74 में ही राज्य अभिषेक हुआ था किसका? महाराणा सज्जन सिंह का। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये क्या है? लुम ऋषि है। और हमने मेवाड़ के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी का नाम पढ़ा था जिसका नाम था कर्नल लुम्बे। क्यों पढ़ा था कर्नल लुम्बे को? शाबाश बलवंत सुमन, शाबाश, इन्होंने याद दिलाया। यस, कर्नल लुम्बे कहीं पर पढ़ा था। मैंने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कहा था हाँ सर। अब कहां है वो? हाँ हाँ। कर्नल लुम्बे ने मेवाड़ में प्रथम भील विद्रोह का दमन किया था 1823 में। और प्रथम भील विद्रोह 1810 के अंदर भीम सिंह सिसोदिया के समय हुआ था। देखो देखो देखो, एक बार पेज पलट के देखो है कि नहीं है। हाँ हाँ, लुम ऋषि इसके समकालीन है, राव दुहड़ के। हाँ, लिखाया कर्नल लुम्बे मिला कहीं? भीम सिंह सिसोदिया तो मिल गया ना आपको आराम से, बस वहीं मिल जाएगा फिर वो। बिल्कुल शाबाश। हाँ, बट सुमी 1874 के अंदर क्या है कि सज्जन सिंह का राज्य अभिषेक है। ठीक है, अल्प आयु में वो राजा बने थे ना, इसीलिए।
और हमने लिखा भी तो था कि शंभू सिंह हो या फिर सज्जन सिंह, दोनों का ही प्रारंभिक जो शासनकाल है वो किसके द्वारा चलाया गया था? रिजेंसी काउंसिल के द्वारा। शाबाश। लिख लिया? चलिए, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी की चर्चा हम करेंगे, वो करेंगे कल के सेशन में। ठीक है।